आजकल नेता सब बहुत कहानियां सुनाते हैं। अब मैं कोई नेता तो नहीं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं तो कहानी ही सुना देता हूं। एक नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय है। और ये क्या है? ये भारत के पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास आलीशान 3 मूर्ति भवन में स्थित है। आलीशान और कई भागों में विभाजित है। यही नेहरू से जुड़ी सभी चीजें संजो कर रखी गई है। अब नेहरू संग्रहालय कितना बड़ा है ये मत पूछिएगा, क्योंकि फिर तो बड़ा लंबा चौड़ा बही खाता हो जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि इसके अहाते पर, मतलब 3 मूर्ति भवन के अहाते पर 45 एकड़ में, मतलब अहाता भी इतना बड़ा है, वहां पर बाकी प्रधानमंत्रियों को भी मोदी जी ने थोड़ी इज्जत दे दी। और देश के जितने प्रधानमंत्री हैं उनसे जुड़ी हुई जो विशेष चीज़ें हैं, यादें हैं, या उनकी जो विशेषताएं हैं, उन सब को संजो कर यहीं पर रख दी। और इसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को भी रखा। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा, या मोदी सरकार ने सोचा कि जब देश में सैकड़ों चीज़ों के नाम नेहरू जी के नाम पर है और ये एक विशेष चीज़ बन गई है जहां सभी प्रधानमंत्रियों की चीज़ें संजो कर रख दी गई हैं, तो क्यों ना इसका नाम जो है बदलकर पीएम म्यूजियम कर दिया जाए। तो ये फैसला लिया गया कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। और यही भावना दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा भी व्यक्त कर चुके थे, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के आगे सोच ही नहीं सकती। सिर्फ एक परिवार, बल्कि कांग्रेस के जो अपने नेता हैं, जो परिवार से अलग है, नेहरू गांधी परिवार से अलग, उनका भी ये तभी सम्मान करती है जब उसे लगता है कि मोदी जी या भाजपा उनका सम्मान ना करने लगे। तो डर से ये चीज़ें करती हैं। और यही भावना दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी जताई थी। और आज तो उनके बेटे का जो दर्द है ना, वो भी छलक उठा। मगर ये क्या, सिर्फ एक नाम बदला गया है दोस्तों, चीज़ें नहीं मिटाई गई हैं। कांग्रेस एकदम भड़क उठी और इसे बदले की कार्रवाई बताने लगी। आप देख लीजिए, कोई घिघियाता हुआ ये भी कहने लगा कि अरे नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, इसी में कहीं नेहरू का नाम घुसेड़ देते। ये भी देख लीजिए, मतलब नेहरू गांधी परिवार के प्रति ऐसी निष्ठा कि सारे प्रधानमंत्रियों को आप भूलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात मैं इसकी नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद टीवी चैनलों पर शुरू हो गया बहस का, डिबेट का एक अंतहीन सिलसिला। आप टीवी चैनल खोलिए, मैंने तो खोल करके देखा दोस्तों, मैं एक एक दिखा रहा हूँ आपको। 6 बजे इंडिया टीवी पर गांधी परिवार से बदला, इसलिए मेमोरियल का नाम बदला। आज तक में 6 बजे, अब नेहरू मेमोरियल का नाम भी मोदी सरकार ने बदला। न्यूज़ 18 इंडिया में 6 बजे नेहरू का नाम सावरकर पर संग्राम। न्यूज़ 24 में 7 बजे इसी पर डिबेट। देख लीजिए, नाम की राजनीति या काम की। फिर रिपब्लिक भारत में भी यही डिबेट। अब जरा सोचिए दोस्तों, सैकड़ों नामों में से सिर्फ एक नाम बदला गया है, मिटाया नहीं गया इतिहास से। और वो भी 9 साल में। खुद मेहनत किया पहले मोदी जी ने। लेकिन कर्नाटक में आइए, अब कहानी आप समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ महीने भर के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ खत्म। इतिहास के पन्नों से सावरकर और हेडगेवार को मिटाने का फैसला कर लिया। हिजाब नियम को बदलने की घोषणा हो गई। टीपू सुल्तान के महोत्सव को मनाने की तैयारी हो गई, जयंती मनाने की तैयारी हो गई। गौ हत्या रोधी कानून वापस लेने का भी ऐलान हो गया। और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन मजाल है दोस्तों किसी की, क्या इन मुद्दों पर इस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया में, किसी भी चैनल में आपने बहस देखी? और तभी दोस्तों एक शेर याद आता है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आह भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। आज मैं इसी नैरेटिव की कहानी, एक ऐसे नैरेटिव की कहानी
जो इस देश में इस प्रकार से गढ़ी गई है कि आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी लोगों के दिमाग में भर दी जाती हैं और आप महीने भर के अंदर इतना फैसला, इतना बड़ा बड़ा फैसला कर लेते हैं और लोगों को पता भी नहीं चल पाता। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कर्नाटक इस समय कांग्रेस के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बन गया है। और अभी क्यों, बल्कि कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया। कांग्रेस सफल हो गई। अब कांग्रेस कर्नाटक को मिशन 2024 के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बनाने जा रही है और इसी में 2024 की रणनीति तैयार होगी। और ये जो रणनीति है ना दोस्तों, ये धर्मनिरपेक्षता की आड़ में होगी। यहाँ कम्युनलिज्म को मतलब इतना प्रश्रय दिया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बीच में भले ही 2014 के बाद आप याद रखिए कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया कि आप बहुत ज़्यादा तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन अब सब सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया। और कैसे दूर हो गया, कैसे कर्नाटक में चीज़ें हो रही हैं, आप याद रखिए। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस जो भी वादे कर सकती थी तुष्टीकरण के लिए, वो सारे वादे किए बिना किसी डर झिझक के किए। आप देख लीजिए, यहाँ तक कि बजरंग दल को भी बैन करने का वादा कर दिया। और कांग्रेस बजरंग दल पर क्यों बैन लगाएगी? क्योंकि मुस्लिमों की जो संस्था है पीएफआई, उसको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण बैन किया जा चुका था। तो उस समुदाय को खुश करने के लिए कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी। लेकिन सरकार बनते ही क्या हुआ जानते हैं? कर्नाटक में धर्मांतरण पर बने कानून को खत्म कर दिया गया। धर्मांतरण पर बने कानून को आप ये सोचिए। और भाजपा की सरकार ने ये कानून क्यों लाया था? भाजपा की सरकार ये कानून इसलिए लेकर आई थी क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था। तभी तो सरकार ये कानून लेकर आई थी। लेकिन देखिए, कांग्रेस सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक खुशी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और मुस्लिमों को हुई है। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की खुशी का अंदाज़ा कैसे होगा आपको, तो मैं इसकी पत्रकार आरफा के ट्वीट को दिखाता हूँ। आप देखिए, डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट इट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ टाइम्स, बट इट्स ग्रेट टू सी रिस्टोरेशन ऑफ आवर basic constitutional values by the Congress government in Karnataka. Karnataka cabinet decides to repeal anti-conversion law introduced by BJP. सोचिए दोस्तों, भारत, हिंदुस्तान इस दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क होगा जो एंटी कन्वर्जन लॉ के हटाने से अल्पसंख्यक खुश हो रहे हैं। अब सोचिए, ये दुनिया का अकेला देश होगा। बाकी जगहों पर तो अल्पसंख्यक फंस जाते हैं, यहाँ बहुसंख्यक चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहे। और आप देखिए, मुस्लिमों के अलावा कर्नाटक के ईसाई भी कांग्रेस के इस कदम से बेहद खुश हैं। लेकिन खुश कौन नहीं है? खुश बहुसंख्यक नहीं है, उसका एक हिस्सा नहीं है जो झूठे वादों में फंसकर चला गया, जिनका धर्मांतरण हो रहा था। और याद रखिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनते ही एक के बाद एक ऐसे फैसले हो रहे हैं जो सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वाली है और मुस्लिमों को खुश करने वाली है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। इसी प्रकार कैबिनेट ने एक और निर्णय लिया है कि पाठ्य पुस्तकों से हेडगेवार और सावरकर के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। बताइए, यहाँ तो मोदी जी ने सिर्फ नाम बदला, नेहरू का इतिहास नहीं मिटाया। और नेहरू जी के नाम पे तो सैकड़ों योजनाएं, यहाँ इतिहास ही मिटा दे रहे हैं ये लोग, जो शुरू से कर रहे हैं, 1947 से कर रहे हैं। और जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 3 दशकों के बाद देश में लेकर आई है दोस्तों, उससे अंदर ही अंदर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बदलने की फिराक में है। क्योंकि जिस तरीके से सनातन संस्कृति और विज्ञान को महत्व दिया गया है, वो इनके गले नहीं उतर रहा है। और इसीलिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से पूरा इकोसिस्टम अपील कर रहा है कि इस नीति को बदल दे। और जानते हैं, एक तरफ हिंदुओं के धर्मांतरण की खुली छूट दे दी गई है,
वहीं दूसरी तरफ उनकी संस्कृति और विज्ञान को दबाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में बदलाव शुरू कर दिया गया है। आप रिपोर्ट भी देखते चले जाइए। इसके बाद धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाने के लिए एक और कदम उठाने की तैयारी चल रही है। और क्या है आप देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गौ हत्या के अपराध को जो कानून बनाया गया है उसे खत्म करने की तैयारी हो रही है। वो चाहती है कि गौ हत्या करने की सबको पूरी छूट मिले और गौ हत्या करने के लिए सबको छूट मिल जाए। इसके लिए एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ये भी आप समझिए, ऐसे नहीं करते, बड़ी चालाकी है इसमें। ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इस पाबंदी से लोगों को आर्थिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अब मैं आपको एक कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड भी दिखाता हूं दोस्तों। जब 2015 में देश में जगह जगह गौ हत्या को बंद करने की आवाज़ उठ रही थी, सरकारें इन पर कानून बना रही थी, तब कांग्रेस भी गौ हत्या को अपराध घोषित करने का समर्थन करते नजर आई थी। और कैसे? कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कहा था कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने सबसे पहले गौ हत्या पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन आज मौका मिलते ही कांग्रेस ने पाला बदल लिया। एक बात याद रखिए दोस्तों, कर्नाटक से कांग्रेस ने जिस प्रकार से मुस्लिमों के लिए शुद्ध राजनीति, विशुद्ध राजनीति का खेल शुरू किया है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस भारत के लिए नई मुस्लिम लीग बन चुकी है। यानी जिस प्रकार से आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिमों के लिए कांग्रेस से लड़ती थी, आज मुस्लिमों के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है, जो इस देश में बहुमत की पार्टी है। ऐसा नहीं कि अल्पमत में है। अकेले भाजपा ने बहुमत हासिल किया है 3 दशक के बाद और दोबारा फिर से हासिल किया है, उससे लड़ रही है। और इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर इंडियन मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा कर दिया। जबकि इतिहास क्या है? इतिहास तो यही बताता है कि इंडियन मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है। भारत के बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये भारत में अवतार है, जो मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए राजनीतिक संघर्ष करता है। ये पूरी तरीके से धर्म पर आधारित पार्टी है और मुस्लिमों का हित साधने के लिए ये मुस्लिम लीग शुरू से ही कांग्रेस के साथ रही है। अब मज़ेदार चीज़ देखिए कि कांग्रेस पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप ना लगे, इसीलिए इससे बचने के लिए राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता दिया और बता भी रहे हैं। ऐसा लगता है दोस्तों कि जो कांग्रेस की मंशा है ना, वो आने वाले विधानसभा में, आने वाले लोकसभा में मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी बनने की है। आप ये बात याद रखिए। एक समय था जब कांग्रेस खुद को छोड़ चुकी थी, उसे डर लगता था कि अरे बहुसंख्यक नाराज हो जाएगा, लेकिन अब ये खेल बदल गया है। अब वो इस मूड में आ गई है कि 18% वोट छोड़ना नहीं है, बाकी तो खेल इधर उधर कर लेंगे। ये जो नया राजनीतिक समीकरण तैयार हुआ है ना, ये नया खेल है और कांग्रेस इसी का एक्सपेरिमेंट कर्नाटक में कर रही है, जहां अगर 18-20% उसे मिल गया और एक लड़ाई झगड़े में कोई एक जाति इधर आ गई या लालच दे करके, तो बस काम बन गया। यही खेल है असली। और इसी चीज़ की मंशा को इनका रायपुर में जो कांग्रेस महाधिवेशन हुआ था, उसमें पारित एक प्रस्ताव है जिसमें देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून लेकर आने की योजना बनाई गई और इस कानून का नाम होगा लॉ अगेंस्ट हेट क्राइम्स। इस तरीके से दोस्तों कांग्रेस देश के संसाधनों पर भी आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके पूरे देश को खंड खंड करने की योजना बना चुकी है, जैसा कि ये कर्नाटक में कर रही है। और वैसे भी राहुल गांधी खुद भी बोल चुके हैं कि एक राष्ट्र नहीं है, ये तो यूरोप की तरह है, ये तो आप सुन चुके हैं। लेकिन आखिर में दोस्तों कांग्रेस का ये जो डबल गेम है ना, उसको मैं आपको 2 वीडियो से बताता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप समझ जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब हिंदू महिला से बात करते हैं तो घूंघट को अपने हाथों से हटा देते हैं और कहते हैं कि घूंघट का जमाना तो गया।
देख लीजिए। लेकिन जब वो बुर्के वाली महिला से बात करते हैं तो घिघी बन जाती है, उसमें परंपरा नजर आने लगता है, चू तक नहीं करते। ये भी देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, कांग्रेस इस समय भारतीय राजनीति में एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रही है, तुष्टीकरण का, सांप्रदायिकता का। और ये जो खेल है ना, ये धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हो रहा है। इनके फैसले देखिए, इसमें एक मैसेजिंग है। और ये जो चीज़ें हैं ना, उस पर अगर आपकी समझ नहीं बनी तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिन कैसे होंगे। ये कर्नाटक में आज नज़र आ रहा है। ये प्रधानमंत्री म्यूज़ियम को लेकर के भी नज़र आ रहा है। बस इसे ही हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।